हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही है, हमको पता है। आइए पूरा रिवीजन, पूरा ग्रामर वाले भाग का रिवीजन एक बार में करते हैं। रस, छंद, अलंकार, समास सब कुछ एक बार में समझ लेते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन कर समझिए। चलिए सबसे पहले छंद ही समझ लेते हैं। छंद में क्या है कि रोला और सोरठा। क्या पढ़ना है हमको? रोला और सोरठा पढ़ना है। रोला में 4 चरण होते हैं, सोरठा में भी 4 चरण होते हैं। रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है। वहीं सोरठा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से सोरठा जो होता है ये अर्ध सम्मात्रिक होता है और रोला जो है ये सम्मात्रिक होता है। ये सोरठा में इतना एक बात और याद रखिए कि वो दोहे का उल्टा होता है। इस प्रकार से हमारा छंद हो गया। इसके बाद देखते हैं हास्य रस। इसके बाद रस में हमको हास्य रस और करुण रस पढ़ना है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अब देखिए इसमें रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब देखिए स्थायी भाव तो हमको हास और शोक तो याद ही हो गया, इन्हीं दोनों में से कोई आएगा। और विभाव क्या होता है? जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है। भाव कैसे होंगे? खुशी वाले या दुख वाले, है ना। खुशी वाले यानी हास, दुख वाले यानी शोक। ठीक है, तो भाव जिसके कारण उत्पन्न होता है वो विभाव होता है। ठीक, अब जिसके कारण उत्पन्न होता है ये 2 प्रकार का हो सकता है, यानी विभाव 2 प्रकार के, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन में क्या होता है? जिसका सहारा लेकर के विभाव उत्पन्न होता है, अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। जिसका सहारा लेकर के अस्थायी भाव उत्पन्न होता है वो आलंबन हो जाएगा। उद्दीपन जो परिस्थितियां उसको उद्दीप्त करेंगी यानी बढ़ाएंगी उसको, तो वो होता है उद्दीपन। ठीक, अनुभाव क्या होता है? मन के भाव को व्यक्त करने वाले विकार होते हैं। मन के भाव को व्यक्त करने वाले विकार क्या होते हैं? अनुभाव होते हैं। जैसे रोना, हंसना, दांत कटकनाना आदि। ठीक, रोंगटे खड़े हो जाना, ये सब क्या होता है? अनुभव होता है ना। देखने के बाद ऐसा अनुभव होता है, इसे समझ लीजिए। और संचारी भाव, देखने के बाद जो अंदर से मन के में भाव जो आते हैं वो क्या होते हैं? संचारी भाव। जैसे देख करके प्रसन्नता हो रही है ना, हास में क्या होगा? प्रसन्नता हो रही है। और चिंता हो रही है शोक में, है ना, ग्लानि हो रही है, ऐसा कुछ। ठीक, ये सब क्या होता है? संचारी भाव होता है। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए रस में कुछ दिया रहेगा, है ना, कुछ दे करके उसमें पूछेगा कि इसमें अस्थाई भाव क्या है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, आलंबन, उद्दीपन भी पूछ सकता है। तो आप इतना जानते रहेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया हमारा रस। अब आइए देखते हैं अलंकार। अलंकार में हमको पढ़ना रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। रूपक में क्या होता है? उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई जाती है, मतलब 2 वस्तुओं की तुलना इस प्रकार। देखिए तीनों में तुलना करनी है, चाहे रूपक हो, चाहे उपमा, चाहे उत्प्रेक्षा, तीनों में तुलना करनी है अलग अलग प्रकार से। रूपक अलंकार यदि है तो दोनों की एक रूपता हो जाएगी, यानी एक समान मान लिया जाएगा, है ना। उपमेय और उपमान में एक रूपता हो, जैसे मुख चंद्र है, मुख को ही चंद्र मान लिया गया है ना, दोनों को एक रूप कर दिया गया है। ठीक, अब उपमा में क्या होता है कि उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है, तुलना की जाती है ना। कैसे तुलना की जाएगी? जैसे मुख चंद्र सा सुंदर, मुख इतना सुंदर है जैसे चंद्र हो गया है ना। तो उपमा की पहचान के लिए हम याद रखेंगे के समान, सा, सी, से, सरिस, रूपी, ऐसा, जैसा यदि दिख जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। अब उत्प्रेक्षा देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा में क्या है कि उपमेय में उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना ढूंढते हैं, है ना। जैसे मुख मानो चंद्र है, हम जान रहे हैं मुख चंद्र नहीं है ना, हम जान रहे हैं मुख चंद्र नहीं है, दोनों में भिन्नता है, फिर भी मान ले रहे हैं कि मुख मानो चंद्र है, फिर भी उसमें संभावना ढूंढ रहे हैं, है ना। तो ऐसे भी क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए ये याद रखिए, हमारे साथ बोलिए क्या? मनु मानो जन जानो, मनहु जनहु ज्यों त्यों। क्या बोलेंगे? मनु मानो जन जानो, मनहु जनहु ज्यों त्यों। ये शब्द यदि दिख जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इस प्रकार से हमने अलंकार भी देख लिया। इसके बाद समझते हैं समास। समास में हमको पढ़ना द्वंद्व और द्विगु समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है? दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में और का लोप होता है। ठीक, जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, अन्न जल, अन्न और जल, राजा रंक, राजा और रंक। तो इस प्रकार से देखिए द्वंद्व समास हो गया ना, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों की समान वरीयता होती है ना। इसके बाद देख लें द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु, देखिए द्विगु पहले में ही गिनती मिल गई, द्विगु नाम में ही है, तो यानी पूर्व पद संख्यावाचक होगा, पूर्व पद संख्यावाचक होगा। जैसे दोपहर, चौराहा,
त्रिकोण, है ना, तो ये द्विगु समास होता है। देखिए बहुव्रीहि में भी कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जिसमें आगे गिनती होती है लेकिन उसका अर्थ अलग हो जाता है, जैसे उसका अर्थ अलग हो जाता है। तो हमारे सिलेबस में तो द्विगु ही है, तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आपके उत्साहवर्धन करते रहेंगे, पढ़ते रहिए, एग्जाम दीजिए बढ़िया से, अच्छे से। देखिए ध्यान से इसमें राइटिंग आप अच्छे से बनाइए, क्या राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा। हिंदी में राइटिंग जितने अच्छे से लिखेंगे आप, लिखने का तरीका जितना अच्छा रहेगा आपको नंबर उतने अच्छे से मिलेगा। और तरीके में क्या करना है आपको, क्रम से करिए प्रश्न, क्या करेंगे, क्रम से करिए। जैसे आपको यदि पहला आ रहा है तो पहला दूसरा तीसरा क्रम से करिए, पहला नहीं आ रहा है तीसरा आ रहा है, तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे करके फिर पहले पे आइए, है ना। प्रश्न कोई नहीं छोड़ना, सबको करना है, आपको नंबर अच्छा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।